गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। और इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। बच्चों, यह एक निबंध है। और इस पाठ में हमें क्या बताया है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रक्त और हमारा शरीर, कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, रक्त की कमी से क्या होता है, और रक्त की कमी से बचने के उपाय, मतलब कैसे रक्त की कमी पूरी की जाए, पौष्टिक आहार, स्वच्छता का महत्व और रक्तदान का महत्व आदि के बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ और जानते हैं पाठ के बारे में। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड पर की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो यानी क्या बताया है कि अनिल की छोटी बहन दिव्या बहुत कमजोर और थकान महसूस कर रही थी और उसे भूख भी नहीं लग रही थी। तो अनिल उसे डॉक्टर के पास ले गया और वहां खून की जांच यानी रक्त की जांच कराने की सलाह दी गई। और खून की जांच के लिए उसे उसी डॉक्टर के पास भेजा गया और वो जो डॉक्टर उसकी जान पहचान की निकल गई, उन्होंने उसकी खून की जांच की और अगले दिन अनिल को रिपोर्ट लेने के लिए फिर बुलाया। अनिल अगले दिन जो जांच की रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, दिव्या को एनीमिया है और चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या अर्थ है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में तो रक्त लाल रक्त के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वह ऐसा यंत्र जिससे छोटी छोटी वस्तु जिनको हम आंखों से नहीं देख सके वो भी देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा क्या होता है कि एक ही जगह बहुत सारी चीजों का संग्रह होता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा, जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। यानी ये रक्त के सारे कण हैं, लाल, सफेद और कुछ, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। यानी क्या हुआ कि अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तो उसे पता लगा कि उसकी बहन को एनीमिया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगी। फिर अनिल ने डॉक्टर से एनीमिया के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए, तो डॉक्टर दीदी ने उन्हें
कहा इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा, रक्त के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी। क्या बताया फिर दीदी ने कि रक्त को भानुमति का पिटारा, क्या बताया, भानुमति का पिटारे के समान होता है रक्त, जो दिखने में लाल द्रव के समान दिखता है। क्योंकि हमको तो क्या दिखता है, रक्त एक बस लाल लिक्विड सा दिखता है, द्रव सा दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। क्यों, क्या क्या होते हैं वो, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स जिनको बिंबाणु कहते हैं, ये सब प्लाज्मा में हिलते डुलते रहते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। स्लाइड देख। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यानी जब सूक्ष्मदर्शी से उसने रक्त की सूक्ष्मदर्शी पर स्लाइड जब रक्त की एक बूंद को रखा, तो जो रक्त के इतने सारे कण देखे तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि जो हमें लाल लिक्विड, लाल द्रव के समान रक्त दिखता है, उसमें इतने सारे कण होते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं कैसी दिख रही थी, जैसे बालूशाही। बालूशाही क्या होती है, एक मिठाई होती है ना, गोल गोल शेप में, ऐसे ही उसे लाल रक्त कणिकाएं दिख रही थी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है बालूशाही के शेप में। कैसा लग, वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। तो एक बूंद में लाखों में संख्या, इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है, इसे इसलिए इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। किनके कारण, लाल रक्त कणिकाओं के कारण। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो तुम ऑक्सीजन प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, मतलब नए बनते रहते हैं, पुराने नष्ट होते रहते हैं। तब तो कुछ महीनों में ये समाप्त हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब कुछ होते हैं। यानी रक्त के निर्माण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें पौष्टिक आहार चाहिए जिसमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो। पानी भी पूरा पीना चाहिए हमें, तब तब हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होगी। तो क्या पढ़ा हमने इस पैराग्राफ में, इसकी जब अनिल ने रक्त की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी पर रखे देखा और उसमें इतने सारे कण देखे, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे पता लगा कि 1 मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40 से 50 लाख तक होती है। इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और इनका जीवन काल 4 महीने का होता है और ये बनते और नष्ट होते रहते हैं। और हमारे जो शरीर, जो हड्डियों के बीच में मज्जा रूपी, ये कहाँ बनते हैं, लाल कणों का निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से ऐसे कारखाने, मतलब वहां इनका निर्माण होता है। इसके लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, ठीक है, हरी सब्जियां, फल, इनके कारण इनसे ही लाल रक्त कणों यानी हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। तो ये जो तत्व होते हैं शरीर को प्रॉपर यानी उचित मात्रा में मिलने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता।
कच्चा माल किससे मिलता है? हमारे प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी आदि इनसे। और ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें आहार से। यदि हम उचित आहार नहीं करेंगे, है ना, ठीक से आहार नहीं करेंगे तो क्या होगा? इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाएगा और नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। और इन कणों की कमी होगी तो रक्त भी कम बनेगा। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, यानी रक्त की कमी। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा कि हमें संतुलित आहार लेंगे तो हम एनीमिया से बचे रहेंगे। हमारे शरीर में रक्त भी प्रॉपर बनेगा और हमें एनीमिया नहीं होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। पौष्टिक यानी जो आहार, उचित आहार हो जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हो, पोषण तत्व हो। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल, दूषित यानी गंदे, और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, कि हम साफ सफाई से खाना बनाएं और स्वच्छ जल पिएं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं, है ना। ये सब बच्चों हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना तो स्वच्छ पानी पीना चाहिए, साफ और स्वच्छता से बनाया गया खाना खाना चाहिए, प्रॉपर उचित आहार लेना चाहिए जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों, और हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। ये कैसे जाते हैं हमारे शरीर में? कि इनसे बचने का सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। कई बार ये इतने बारीक होते हैं, हमारे स्किन के जरिए भी प्रवेश कर जाते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पलवर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो क्या इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमें रक्त की कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और स्वच्छ साफ तरीके से भोजन पानी लेना चाहिए। और हमें कि हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। के आगे जानकारी लेते हैं सफेद कण और प्लेटलेट्स के बारे में। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही कौन होते हैं? जो देश की रक्षा करते हैं। तो ये सफेद कण के हमारे शरीर के वीर सिपाही हुए तो क्या हुआ? ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा यानी हमला बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को हमारे शरीर को भीतर घर नहीं करने देते, यानी प्रवेश नहीं करने देते। रोगाणु कौन होते हैं? वे रोग पैदा करते हैं और जब हमारे शरीर पे प्रवेश करते हैं तो सफेद कण होते हैं जो उनसे मुकाबला करते हैं, यानी उनको वहीं नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे शरीर में प्रॉपर रक्त नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो क्या होगा? ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमको रोग की चपेट में ले लेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे शरीर में प्रॉपर उचित रक्त होना चाहिए, हमें उचित आहार लेना चाहिए, है ना। हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बस संक्षेप में ये मान लो, ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। मान लो आपके चोट लग गई, कहीं आपके हाथ में कहीं कट हो गया, कहीं भी कट हो गया, आप गिर गए तो हल्का सा रक्त ब्लड बहता है, तो थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है बहना। तो ये काम कौन करता है? बिंबाणु, कि चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। यदि बिंबाणु की किसी के शरीर में कमी हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा रक्त बहता ही जाएगा। थोड़ी सी चोट लगी और वो रक्त बहता ही जाएगा और बंद ही नहीं होगा। लेकिन ये उचित बिंबाणु क्या करते हैं? रक्त की जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और दीवार में आई दरार भरी जाती है, मतलब इस तरह वो चोट भर जाती है जिससे रक्त निकलना
बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में इस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर एक कस के साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। यानी कभी भी हमारे घर में हमें चोट लग जाता है, हमें क्या करना चाहिए? एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी 4 मुख्य वर्ग होते हैं और जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको रक्त समूह की जांच की जाती है कि कौन से ग्रुप का, कौन से समूह का रक्त है, और उसी रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ा दिया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। तो इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा बच्चों हमने? कि सबसे पहले तो जो रक्त सफेद रक्त कणों को क्या कहा गया है इसमें? वीर सिपाही, है ना। और प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया, बिंबाणु के बारे में। ये क्या काम करते हैं? चोट लगने पर जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। यदि ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा रक्त बहता ही चला जाएगा। और यदि हमारे कोई चोट लग जाती है तो क्या करना चाहिए? हमें तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें उसकी चोट पर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। ओके। और अधिक रक्त निकल जाने पर क्या, उस व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है, और यह रक्त उस व्यक्ति के खून के समूह, उसके रक्त के समूह वाला व्यक्ति होना चाहिए। और घाव गहरा होने पर कसकर पट्टी बांध देना चाहिए, तथा ज्यादा अगर चोट लगी है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्या, आगे बढ़ते हैं। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक क्या होते हैं? जहाँ रक्त सुरक्षित रखा जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस रक्त के बैंक होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी आधारहीन है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हमें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को, हर किसी का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। उसको उसी के समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। और जरूरत के समय रक्त प्राप्त करने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। इसमें सभी समूह के रक्त सुरक्षित रखे जाते हैं। और ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना होने पाए, इसके लिए आवश्यक है लोग समय समय पर रक्तदान करते रहें। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन वो स्वस्थ भी होने चाहिए। एक बार में व्यक्ति कितना रक्तदान कर सकता है? 300 मिलीलीटर। और कुछ लोग सोचते हैं रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी। यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना रक्त तो हमारा शरीर कुछ दिन में ही बना लेता है। हम प्रॉपर आहार लें, पौष्टिक आहार लें, तो कुछ दिन में ही रक्त बन जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। और हम अपना रक्त दान करके किसी को जीवन दान दे दें, यानी किसी का जीवन बचा ले, इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए।
तो अनिल कहता है बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान करूंगा। तो डॉक्टर दीदी ने उसको शाबाशी दी। तो बच्चों आज हमने ये पाठ पढ़ा रक्त और हमारा शरीर। बहुत सारी जानकारी मिली होंगी आपको इससे कि रक्त की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त की कमी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, है ना, और रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, कैसे रक्त की संरचना होती है, और कि रक्तदान का महत्व भी बताया है कि रक्तदान हमें 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को बचाया जा सके, हम जीवन दान दे सकें। और यदि हमको घर में चोट लग जाती है तो उस समय सबसे पहले हमें साफ कपड़ा उस चोट के पर बांध देना चाहिए। तो बहुत सारी जानकारी हमने इस पाठ में प्राप्त की। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत जानकारी भी मिली होगी। चलो ओके बच्चों।